गट के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि लोग नहीं जानते हैं। गट में जो बैक्टीरिया होता है वो धीरे धीरे गुड बैक्टीरिया स्टार्ट्स डाइंग, और जो अनहेल्दी बैक्टीरिया है वो आप जो शुगर और मैदा खा रहे हैं उसमें पनप के बढ़ता जाता है, तो हम उसको गट डिसबायोसिस बोलते हैं, मतलब गट बैक्टीरिया गड़बड़ होती है। जैसे कुछ खट्टी मीठी गोलियां होती हैं, अनारदाना वगैरह बहुत सारा, या फिर एंटासिड वाली जो दवाइयाँ होती हैं, क्या वो सब फायदा करती हैं? आपका सिम्टम कम हो जाएगा, पर जो प्रॉब्लम है उसको आपने एड्रेस नहीं किया। शुगर का जो मैटर है, मतलब शुगर कैसे छोड़ा जाए? जितना आप शुगर खाएंगे उतना ही शुगर आपके शरीर में बढ़ेगा, उतना ही इंसुलिन बढ़ेगा। इंसुलिन इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट मोर हंगर इन द बॉडी। शुगर क्रैश होगी, फिर आपको शुगर खानी तो है, कहीं तो स्टॉप करना यू पड़ेगा। हैव टू ब्रेक दैट। अगर आपका गट हेल्थ खराब है, स्किन में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आपका गट इन्फ्लेम्ड है या डिसबायोसिस है या जिसको हम लीकी गट बोलते हैं वो है, तो आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट होगा। और कैसे रिफ्लेक्ट होगा? आपको एक्ने हो सकता है, आपको पिगमेंटेशन हो सकता है, आपको स्किन टैग्स हो सकते हैं छोटे छोटे, आपको एक्सट्रीमली ड्राई स्किन भी हो सकता है, आपको पैची स्किन भी हो सकता है। वेट लॉस और गट हेल्थ, आज इन दो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, वेट लॉस और गट हेल्थ जो है बिजी शेड्यूल में कैसे ठीक रखें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाउस वाइव्स, वर्किंग लेडीज़, इन सब के साथ ये प्रॉब्लम है। गट को हेल्दी रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये आज हम जानेंगे, और गट से जुड़ी कितनी सारी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। कैसे गट आपके मूड को प्रभावित करता है, कैसे गट जो है वो आपके वेट लॉस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इन सारे टॉपिक पर जानेंगे, इन सारे टॉपिक पर बात करेंगे। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर मंजरी चंद्रा। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच विजया। डॉक्टर मंजरी चंद्रा जो है वो ऑथर भी हैं। उन्होंने ये बुक लिखी है, इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं वो बताई हैं कि कैसे फूड और मूड एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे मेंटल हेल्थ जो है वो फूड से भी रिलेटेड है, कैसे आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें पढ़ सकते हैं। ब्रेन वॉश्ड बाय योर गट, ये है बुक, और इस बुक में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। सबसे पहले गट के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि लोग नहीं जानते हैं, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि कैसे वेट लॉस और गट जो हैं वो एक साथ काम करते हैं। इतने बिजी शेड्यूल में जहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो नहीं अपने लिए वक्त निकाल पाती हैं, कैसे अपने बिजी शेड्यूल में इन सब चीज़ों को मैनेज करें। सबसे पहले गट हेल्थ, उसके बाद वेट लॉस, गट हेल्थ प्लस वेट लॉस कैसे कैसे होते हैं ये बताइएगा। पहले ना गट हेल्थ समझने की कोशिश करते हैं। आपने अपनी बुक में ये एक मेंशन किया है कि फूड और मूड वाला जो एक था, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। लोग सोचते हैं कि अच्छा मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, चलो पिज़्ज़ा खा लेता हूँ या कुछ इंटरेस्टिंग चाट वगैरह मंगा के खा लेता हूँ। या मोस्टली जब लोग लो फील करते हैं तो वो इंटरेस्टिंग फूड ढूंढने को एज एन एस्केप फ्रॉम इट, बट आपको पता है वो उसको और भी वर्स कर देता है। क्योंकि जब आप ख़राब खाना खाते हो पुअर मूड में, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, तो वो खाना आपको बायोलॉजिकली और नुकसान कर रहा है। वो खाने से आपका ना तो स्ट्रेस हार्मोन कम हो रहा है, ना ही आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना ही आपको राइट टाइप ऑफ एनर्जी मिल रही है, और प्लस बॉडी के लिए एक्स्ट्रा लोड हो गया कि वो डिफ़िकल्ट खाने को डाइजेस्ट करो, प्रोसेस करो। उसकी जगह अगर आप एक बनाना खा लेते या घर का बना हुआ एक हंकर्ड स्मूदी ले लेते, या आप कुछ पॉरेज ले लेते, या आप खिचड़ी खा लेते, तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता उससे। आपने क्या किया? कचरा खा लिया, जो ख़राब खाना, जो भी पिज़्ज़ा या चाट या बर्गर या सॉफ्ट ड्रिंक जो भी आप ले, वो एडिशनल काम हो गया आपके शरीर के लिए। डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको रिफ्लक्स हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, फ्लैचुलेंस हो सकता है। अच्छा, अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, और ये भी नहीं लोगों को पता है कि प्रोटीन आपका डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, हाँ, ये कैसे पता करेंगे? तो कई बार लोगों को यही नहीं पता होता है कि वो उनकी बॉडी प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही नहीं बना रही। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बनाते हैं, बाइल जो होता है वो गॉल ब्लैडर बनाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं डाइजेशन के नाम पे। अच्छा। और एकदम अगर आप इसको बेसिक तरह से समझें, हम कई बार सोचते भी नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। हम बस
ब्लाइंडली काम करते हुए, गप्पे मारते हुए, सोशल लेते हैं, सेटिंग में हाँ। जो भी सामने आया उसको खा खा जाते लिया। हैं। कुछ लोग खा रहे हैं तो भी खा लिया। हाँ जी, ठीक से चबा। मूंग दाल अगर हम साबुत खाएं या मूंग दाल का छिलके के साथ वाली दाल खड़ी खाएं, मूंग खाएं, अगर जिसको हम छिलके मठ वाली भी दाल। बोलते हैं, नहीं होल। मैं आपको बोलना चाहूँगी, इंडिया में ही हम दालें ऐसे खाते हैं। आई एम श्योर आप कभी बाहर ट्रैवल करो, यूरोप जाओ, या मेडिटेरेनियन फूड जिसको बोलते हैं, जिसको बेस्ट माना जाता है दुनिया में, उसमें लोग बीन्स खाते हैं। बीन्स का मतलब पूरा बीन, पूरा। उसको तोड़ के या छिलका उतार के नहीं खाते। अच्छा, तो राजमा चलेगा? हाँ हाँ, राजमा इज़ नॉट द बेस्ट लेंटिल। द बेस्ट लेंटिल इज़ चिकपी, काबुली चना, हरा चना, या जिसको हम ग्रीन ग्राम बोलते हैं, काला चना जिसको हम खाते हैं, लोबिया जो ब्लैक लोबिया के बारे में पूछने वाली हूँ। जी, ब्लैक आइड बीन्स। मैंने सुना है कि लोबिया बहुत ही पावरफुल होता है। बहुत पावरफुल। जितनी भी इस तरह की बीन्स हैं ये बहुत इसी तरह और भी कुछ बीन्स हैं। अच्छा, राजमा नहीं, जो कि लोग समझते हैं कि राजमा चावल इज द बेस्ट फूड। राजमा आप खा सकते हैं। देखिए, राजमा बहुत इजी होता है खाना, आप बहुत सारा खा सकते हैं। जब भी आप कोई खाने की चीज़ खाएं और आप उसको बहुत क्वांटिटी में खा पा रहे हैं, इसका मतलब उसमें फाइबर और प्रोटीन कम है, तभी आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं दे रहा। अगर किसी खाने में फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा होगा, अपने आप उसको ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई। आप देखिए, रागी की रोटी आप खाएं, सिर्फ रागी की, आप 2 से ज़्यादा खा ही नहीं सकते। बैक्टीरिया है वो, आप जो शुगर और मैदा खा रहे हैं उस पे पनप के बढ़ता जाता है, तो हम इसको गट डिसबायोसिस बोलते हैं, मतलब गट बैक्टीरिया गड़बड़ हो गया है। और ये सब चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, बट आफ्टर अ पॉइंट आपको सिम्टम्स होने लगते हैं। आप जो खाते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है, पेन होता है, आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, आपको खट्टी डकार आती है, सिर दर्द होने लगता है, उसके माइग्रेन जिसको हम बोलते हैं। साथ में कई लोग बोलते हैं हमें खाना खाते ही बहुत टाइट हो जाता है हमारा पेट, ब्लोटिंग हो जाती है। ये सब इसीलिए हो रहा है कि ओवर द टाइम्स आपके गट की जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है ना, वो धीरे। वेट लॉस और गट के लिए कौन से बहुत अच्छे सीड्स हैं, उसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं? जो लोग बिजी शेड्यूल में रहते हैं और उन्हें कंज्यूम करना है, वो कैसे कर सकते हैं फटाफट में? जी, वेट लॉस के लिए 4 बहुत अच्छी चीज़ें हैं अगर आप खाना चाहते हैं। पहला, सब्जियां दबा के खाइए, ऐसे कच्ची खाइए, ग्रिल करके खाइए, सूप बना के खाइए, सब्जियों को आप सॉटे करके खाइए, कभी कभी आप उसका कोफ्ता भी बना के खा सकते हैं। तो सब्जियां। सेकंड जो अच्छी चीज़ है, गुड फैट्स। अब गुड फैट्स आपको मिलते हैं अच्छे नट से और सीड से, और घी और ऑलिव ऑयल और कोकोनट्स, ये गुड फैट्स हैं। तो ये, इनसे वज़न नहीं बढ़ता। लोग सोचते हैं हम काजू खाएंगे तो वज़न बढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ, बिस्किट खाएंगे तो वज़न बढ़ जाएगा, काजू से नहीं बढ़ता, उसके लिए दवा नहीं लेते। एक अभी आपने टर्म यूज़ किया, जीआई सिम्टम्स, वो क्या मतलब होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, मतलब इंटेस्टाइन और स्टमक, ये 2 मेन पार्ट्स हैं हमारे गट के, तो हम इसलिए हम उसको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या भी बोलते हैं। उन्हीं सेकंड गुड फूड फॉर यू इज फैट। इसमें आपने जैसे बोला सीड्स आ जाते हैं। सीड्स और नट्स बहुत पावरफुल फूड्स होते हैं। ना सिर्फ ये हेल्दी हैं, ये न्यूट्रिशनली डेंस भी है। हर तरह का जो मिनरल विटामिन आप ढूंढ रहे हैं आपको मोस्टली इनमें मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा फ्रूट और वेजिटेबल साथ में ऐड कर लेते हैं तो। अच्छा, तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ना, डिनर में एक बड़ा सा बोल लीजिए, उसमें जो भी आपकी फेवरेट सब्जियां सारी काट के डाल दीजिए। ठीक है। फिर जो आपकी फेवरेट नट्स एंड सीड्स हैं उनको स्लाइटली टोस्ट करके डाल दीजिए, उस पर थोड़ा घी या ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा नमक और काली मिर्च डाल दीजिए, बस वही आपका डिनर होना चाहिए। अच्छा, कच्ची सब्जियां। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कच्ची सब्जियों की भी बात आई, मैंने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा है कि कच्ची सब्जियां जो है बहुत एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें, तो उसको या तो मतलब हल्का सा उसको स्टीम करके खा सकते हैं, या फिर आप उसे हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली पालक को आप कच्चा नहीं खा सकते, हाँ। लौकी आप कच्चा नहीं खा सकते। जब हम कच्ची सब्जियों की बात करें तो वही सब्जियां जो हम रॉ खा सकते हैं। तो वो कई बार ऐसा गट और पेट में कंफ्यूजन होती है, जैसे मैंने आपको। इंटेस्टाइन भी है ना उसमें, आपका खाने का पाइप भी है, फूड पाइप जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, वो भी है। अच्छा, तो ये जो है, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि जैसे अगर कुछ खाना आप खा रहे हो और कई बार पेट में ऐसा लगता है कि पूरा ब्लोटिंग हो जाती है और फिर आगे खाया नहीं जाता, कई बार बहुत कम खाया जाता है इस वजह से कि शायद ब्लोटिंग की वजह से, या लगता है कि पेट भर गया, क्या वो भी कुछ गट हेल्थ प्रॉब्लम की है? बिल्कुल, वो आप, इसका मतलब आप जो भी खा रहे हो वो शरीर उसको ब्रेक डाउन ही नहीं कर रहा है, और जिसको प्यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, मतलब खाना सड़ने लगता है अंदर, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उस पर एक्ट करते हैं, तो वो
कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर गैसेस बनाते हैं जिससे आपका पेट फिर फूल जाता है, जिससे आप जिसको आप ब्लोटिंग बोलते हो। खाना अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, सड़ रहा है, गल रहा है आपके इंटेस्टाइन्स या स्टमक में, तो उस पर बैक्टीरिया एक्ट करके वो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, जिससे कि आपको फिर डिस्टेंशन, ब्लोटिंग की फीलिंग होती है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब मैं पहली चीज़ अबाउट गट हेल्थ, अगर आपको कोई सिम्टम है, गट सिम्टम, और आप सोचो क्या बिग डील है, एसिडिटी, हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द बॉडी हैज़ ऑलरेडी डन व्हाट इट कुड डू। शरीर बहुत कोशिश कर चुका है चीज़ों को ठीक करने की। जब ठीक नहीं होती तभी आपको सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स हमारे शरीर के क्यों होते हैं कि टाइम टू डू करेक्शन, टाइम टू टेक एक्शन। सिम्टम्स इसलिए नहीं होते कि एंटासिड खा के उस सिम्टम को ख़त्म कर दो। ये बात तो सही है। सो यही मैं जानना चाहूँगी कि ये जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे कुछ खट्टी मीठी गोलियाँ होती हैं, अनारदाना वगैरह बहुत सारा आजकल मार्केट में अवेलेबल है, या फिर जो एंटासिड वाली जो दवाइयाँ होती हैं, उस पे मैं जानना चाहूँगी कि क्या वो सब फ़ायदा करती हैं? नहीं, ये फ़ायदा नहीं करती, ये बस आपके सिम्टम को दबा देते हैं। इट्स लाइक सेइंग मेरे हाथ में इंजरी है और पेन है, मैं पेन किलर खा रही हूँ तो पेन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है। अच्छा। बट आप क्योंकि वो दवा या जो भी आप गोली की बात कर रहे हो, बहुत सारे लिक्विड्स भी आते हैं। आते हैं। हाँ, आप ले लोगे तो आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, मतलब आपका सिम्टम कम हो जाएगा, पर जो प्रॉब्लम है उसको आपने एड्रेस नहीं किया ना। मतलब आपकी दीवार में पानी लीक हो रहा है, रोज़ आप उस पर पेंट कर रहे हो, रोज़ अगले दिन फिर लीकेज आ रहा है, रोज़ आपको एसिडिटी होती है, रोज़ आप एंटासिड खाते हो। ओह, ये चीज़ है। अच्छा, अब मैं आऊँगी, और जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत बिज़ी शेड्यूल हो गया है महिलाओं का। अब मुझे ये बताइएगा कि पहले तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि गट हेल्थ और वज़न घटाने का जो रिश्ता है, उसके बारे में बताइएगा कि क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं? और अगर हैं तो कितने हैं? तो आप उसको थोड़ा-सा क्लियरली आइडेंटिफ़ाई कीजिएगा। जी, पहली चीज़, आपकी बॉडी का जो गट है ना, वो उसका जैसे एक बड़ा सिम्फनी होता है ना, उसको जो कंट्रोल करता है वो आपका गट है। जो पूरा म्यूज़िक आपकी बॉडी में प्ले हो रहा है, उसका जो प्राइमरी कंट्रोलर है वो आपका गट है। चाहे आपकी स्किन हो, चाहे आपके हार्मोन्स हो, चाहे आपका मेंटल हेल्थ हो, चाहे आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ हो, जैसे फैटी लिवर या पीसीओडी, या आपका वज़न हो, एवरीथिंग इज़ गवर्न्ड बाय योर गट। गट आपकी हर चीज़ को इन्फ्लुएंस भी करता है और कंट्रोल भी करता है। तो अगर आपका पुअर गट हेल्थ है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, आपके गट में इन्फ्लेमेशन है, 100% आप अगर वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुश्किल वो होगा थोड़ा आपके प्रॉब्लम लिए। है। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि वज़न, जैसे वज़न से रिलेटेड जैसे गट की बात आपने करी, तो जब गट बहुत ख़राब रहता है तो वज़न किस तरीके से बढ़ता है? जैसे ख़राब अगर वज़न, जैसे अभी आपने बताया कि डाइजेशन ख़राब है और गट से रिलेटेड होता है, जी। तो कैसे, मतलब वज़न कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल टू जी। एक्सप्लेन। जैसे एक मेल्स में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, है ना, जिससे जो हमारा जो मेल्स का प्राइमरी एंड्रोजेनिक हार्मोन है, वो उनकी कार्डियक हेल्थ के लिए भी ज़रूरत है और मसल बिल्ड करने के लिए भी शरीर में। अगर आपका गट हेल्थ ख़राब है तो आपकी शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, आयोडीन और बहुत सारे और चीज़ें आपको कम अब्जॉर्ब, क्योंकि आपका शरीर उनको खाने से अब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, क्योंकि गट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपको इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। मतलब खाने के बाद भी अगर मतलब अगर हम उसे सप्लीमेंट कर रहे हैं तब भी नहीं होगा? नहीं, मैं कह रही हूँ आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा। बट आपकी बॉडी उस खाने को ब्रेक डाउन नहीं कर पा तो रही है इसलिए तो और फिर- न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो आपको न्यूट्रिशन की कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये चाहिए होते हैं आपका प्राइमरी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। ये दीज मिनरल्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर किसी को मिनरल्स की कमी है क्योंकि पुअर गट हेल्थ है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लो होगा, इसका मतलब शरीर में फैट ज़्यादा जमा होगा और मसल कम बनेगी फॉर मेल्स। तो जो बॉडी कॉम्पोजिशन जिसको हम बोलते हैं कि कितना परसेंटेज आपकी बॉडी में मसल है और कितना फैट है, वो अफेक्ट होता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल से। अच्छा। और आजकल ये बहुत कॉमन है कि यंग men have very low testosterone levels, whereas they should have high testosterone levels. ओह, अच्छा। सो ये एक एग्जाम्पल है, बट ऐसे कई और एग्जाम्पल्स भी हैं। और महिलाओं में?
महिलाओं में भी हमारा प्राइमरी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है बिफोर मेनोपॉज, वो भी पूरी तरह बहुत अ लॉट ऑफ विमेन हैव, इसीलिए देखिए बहुत लोगों की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स गड़बड़ हो गई हैं, इनफर्टिलिटी हम इतना देख रहे हैं आजकल, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन प्राइमरी हमारा हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, बट अभी हम प्रोजेस्टेरॉन की बात कर रहे हैं, ये भी पूरी तरह आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस पे डिपेंडेंट है। अगर आप न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो शरीर बराबर से प्रोजेस्टेरॉन बना ही नहीं सकता ऑप्टिमल लेवल, तो फिर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इफ़ेक्ट हो सकता है, आपकी फर्टिलिटी भी, ओव्यूलेशन, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट, मोटापा एंड वज़न डेफिनेटली। यस, वज़न। अच्छा, अभी हम इस बाकी चीज़ों पे आएंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। उसके पहले हम समझेंगे जो रेड फ्लैग्स होते हैं, सिम्टम्स अभी आपने बताया, बहुत सारा कुछ बताया, और मतलब मैं और कुछ जानना चाहूँगी, जैसे स्किन में क्या, जैसे अगर आपका गट हेल्थ ख़राब है तो स्किन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। वज़न जो है वो वज़न में कैसे, क्योंकि क्या होता है देखिए, वज़न में एक चीज़ होती है जो मैं कहना चाहूँगी, वज़न जब बढ़ता है तो कई बारी पहले पेट दिखता है, कई बारी पेट पहले होता है, Correct. मतलब हल्का हल्का पेट में थोड़ा पेट निकलने लगता है, या जो भी आप कह सकती हैं, फिर धीरे धीरे चीज़ें होंगी, आपकी बाकी ओवरऑल बॉडी पे आपका असर दिखेगा। तो जब गट ख़राब होता है तो कैसे चीज़ें होती हैं, जैसे कि वज़न किस तरह से बढ़ता है और स्किन वगैरह, हेयर पे, इन सब पे कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। और भी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि भूख अचानक से बहुत कम हो जाना या भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा। पहले स्किन की बात करते हैं। पहले स्किन की बात, उसके बाद फिर लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग विद स्किन इश्यूज, पिगमेंटेशन है, यू नो एक्ने है, स्टिफ एक्ने है जो जाता नहीं है, कई लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि बहुत ब्लेमिशेस हैं, स्कार्स हैं, यू नो, तो स्किन अनइवन है, सॉफ्ट स्किन नहीं है, रफ है, ड्राई है, पैची है, ये जितने भी स्किन कंडीशंस हैं ना, जो हमारा स्किन है ना वो भी एक ऑर्गन है, जैसे लिवर एक ऑर्गन है, हार्ट बस ये हमें दिख रहा है, हार्ट को आप देख नहीं सकते, बस ये आपको स्किन दिख रही है, बट जो भी आपकी बॉडी में इश्यूज हैं, गट, स्पेशली गट इश्यूज, अगर आपका गट इन्फ्लेम्ड है या डिसबायोसिस है या जिसको हम लीकी गट बोलते हैं वो है, तो आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट होगा। और कैसे रिफ्लेक्ट होगा, आपको एक्ने हो सकता है, आपको पिगमेंटेशन हो सकता है, आपको स्किन टैग्स हो सकते हैं छोटे छोटे, आपको एक्सट्रीमली ड्राई स्किन भी हो सकता है, आपको पैची स्किन भी हो सकता है। तो ये स्किन और गट तो बिल्कुल डायरेक्टली कोरिलेटेड है, इसको अच्छा। स्किन गट एक्सिस बोलते हैं। अगर मैं अपना खाना क्लीन कर दूं और अपनी डाइजेशन को रोबस्ट कर दूं, माय स्किन विल स्टार्ट ग्लोइंग, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं। अब वेट लॉस, तो अगर कोई स्किन को के लिए सिर्फ टॉपिकल्स लगा रहा है कि मैं तो फिर नहीं वाइटनिंग क्रीम होता है। लगा लूँगी या फिर नहीं विटामिन होता है। सी लगा लूँगी, पहले आप रूट कॉज को ज़रूर एड्रेस। पहले आप अंदर विटामिन सी डालो, हाँ जी, वो खाने में खाओ, उसके बाद कुछ होगा। करेक्ट। और अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो उनको ठीक करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसे करो कि आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक। अगर एसिड रिफ्लक्स है तो रिफ्लक्स आपको दवा से नहीं, कंजर्वेटिवली उसको ठीक। अच्छा, ठीक है। अभी अब वेट लॉस पे आएंगे कि वेट लॉस में क्या क्या, गट हेल्थ ख़राब होती तो मतलब वज़न जब बढ़ता है, जब गट हेल्थ ख़राब होती तो वो क्या क्या अलार्मिंग साइन होते हैं? वज़न बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, गट हेल्थ इज़ वन ऑफ देम। वज़न बढ़ने के और भी रीज़न होते हैं, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, बट गट हेल्थ में ये होता है कि अगर आप देखिए, जैसे मैं आपको कहने की कोशिश करी थी, हमारा जो वज़न है ना उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं, थायराइड के हार्मोन्स हैं, इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज बनाते हैं। ये हार्मोन्स को बराबर काम करने के लिए आपका गट तो फंक्शनिंग होना चाहिए ना। लिवर बराबर से काम करेगा, पैनक्रियाज बराबर से काम करेंगे, थायराइड सिक्रीशन तभी होगा जब आपका गट प्रॉपर्ली फंक्शनल होगा। तो जिनका गट ही गड़बड़ है, आप गाड़ी में अगर तेल डाल रहे हैं और वो तेल ही गाड़ी में ठीक से यूज़ नहीं हो रहा है, तो गाड़ी का कोई भी फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा ना। अच्छा। जो खाना है हमारा, उसी से हमारी सारी बायोकेमिस्ट्री बनी हो, चाहे हमारे हार्मोन्स हो, चाहे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हों, एंजाइम्स हों। आप खाना गड़बड़ खा रहे हो, प्लस आपका गट उसको एब्जॉर्ब और एसिमुलेट नहीं कर रहा है, तो आपको मेटाबॉलिक इश्यूज़ भी होंगे, हार्मोनल इश्यूज़ भी होंगे। और वो जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो वज़न भी बढ़ेगा। इनफैक्ट एक हार्मोन होता है कॉर्टिजोल, आपने नाम सुना होगा, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। वो जब आपका गट फंक्शन पुअर होता है
तो एड्रीनल फटीग हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन बहुत बढ़ जाता है शरीर जिसकी में। वजह से हम बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं। और जिसकी वजह से हम वज़न भी, क्योंकि ये ना प्राइमोर्डियल हार्मोन है, एवोल्यूशनरी हार्मोन। जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है, बॉडी कॉर्टिसोल बनाती है। जितना कॉर्टिसोल बनाएगी, इट इज़ एन ऑर्डर टू द बॉडी कि फैट को स्टोर करो। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब स्ट्रेस होता था तो या तो वॉर होता था या फैमिन होता था या ड्रॉट्स होते थे, इस तरह की कंडीशंस होती थी, खाने को लोगों को नहीं मिलता, तो शरीर हर मॉसल को बचा के फैट में कन्वर्ट करती थी। ओह अच्छा। और वही एवोल्यूशनरी पैटर्न अभी भी हम कैरी करते हैं। तो जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी बॉडी फैट स्टोर करती है टू, बिकॉज इट लुक्स एट इट लाइक अ कंडीशन कि अब हमें खाना शायद नहीं मिलेगा, तो एनर्जी क्योंकि रिक्वायर्ड है आपके एग्जिस्टेंस के लिए, तो वो एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश करती है। तो जैसे स्ट्रेस में रहे तो क्या करना चाहिए, खाना चाहिए क्या? पहली बात तो स्ट्रेस ईटिंग नहीं हाँ, करनी पहली बात तो चाहिए। स्ट्रेस ठीक नहीं, लेकिन मतलब अगर जस्ट इन केस स्ट्रेस हो रहा है और भूख भी लगी है, मतलब वो स्ट्रेस की वजह से भी हो क्या सकता होता है। है ना, जो स्ट्रेस होता है हाँ। हमारी बॉडी को, शरीर में एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का शायद आपने नाम सुना होगा। उसमें एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक भगवान ने हमें दिया था, इट वाज बिल्ट इनटू आवर बॉडी, इट इज़ कॉल्ड द फियर फाइट फ्लाइट सिस्टम। मतलब अगर फाइट और फ्लाइट, अगर मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको मार पाऊँ वापस, आई कैन फाइट बैक। अगर मेरे पीछे कोई कार लेके दौड़ रहा है तो आई कैन फ्लाई, आई कैन रन अवे। वो उतनी एनर्जी जो चाहिए किसी को वापस मारने के लिए, इसके उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और उस समय हमारा कॉर्टिसोल हाई होता है, जिससे कि हम वो कर। आज हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई मार नहीं रहा हमारे तो पर हम खा ले रहे गाड़ी, हैं। लेकिन हम 24 घंटे स्ट्रेस में हैं। स्ट्रेस कभी में हमें तो इतनी खाते कॉल्स आ रही, एक फ़ोन कॉल अटेंड कर रहे हैं, 10 और बाकी हैं। ऑफिस टाइम से पहुंच नहीं रहे, घर टाइम से पहुंच नहीं रहे, ट्रैफिक में फंसे हैं, 50 काम हैं, हम कुछ ठीक से, तो वो स्ट्रेस कंटिन्यूस है हमारी। इसीलिए हम आजकल लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं कि आप 10-15 मिनट दिन में निकालिए, अपनी बॉडी को काम करिए, रिलैक्स करिए, मेडिटेट करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाए अपने जी, आपने अपनी बुक में ये एक मेंशन किया है कि फूड और मूड वाला जो एक था, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। लोग सोचते हैं कि अच्छा मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, चलो पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, या कुछ इंटरेस्टिंग चाट वगैरह मंगा के खा लेता हूँ। या मोस्टली जब लोग लो फील करते हैं तो वो इंटरेस्टिंग फूड ढूंढने को, एज एन एस्केप फ्रॉम इट। बट आपको पता है वो उसको और भी वर्स कर देता है, क्योंकि जब आप ख़राब खाना खाते हो पुअर मूड में, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, तो वो खाना आपको बायोलॉजिकली और नुकसान कर रहा है। वो खाने से आपका ना तो स्ट्रेस हार्मोन कम हो रहा है, ना ही आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना ही आपको राइट टाइप ऑफ एनर्जी मिल रही है, और प्लस बॉडी के लिए एक्स्ट्रा लोड हो गया कि वो डिफ़िकल्ट खाने को डाइजेस्ट करो, प्रोसेस करो। उसकी जगह अगर आप एक बनाना खा लेते, या घर का बना हुआ एक हंकर्ड स्मूदी ले लेते, या आप कुछ पॉरेज ले लेते, या आप खिचड़ी खा लेते, तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता उससे। आपने क्या किया, कचरा खा लिया, जो ख़राब खाना, जो भी पिज़्ज़ा या चाट या बर्गर या सॉफ्ट ड्रिंक जो भी आप ले, वो एडिशनल काम हो गया आपके शरीर के लिए। तो अपने ख़राब मूड में तो बहुत ही माइंडफुल होना चाहिए। इससे अगर आप परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, खाने पे मत जाओ। यू हैव टू फर्स्ट गेट फूड आउट ऑफ द वे, क्योंकि मोस्टली लोग गलती खाने में तभी करते हैं जब वो परेशान होते हैं, या उनको अक्सर यही होता है, थकान होती है कि हम बहुत थक गए हैं तो कुछ खा लें, या मूड ख़राब हो, ये मूड की बात है। हाँ जी। कि जी, सो अब हम आएंगे डाइट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट एंड वेट लॉस। सो कौन कौन से वो देसी फूड हैं जो कि मतलब वेट लॉस और गट के लिए बहुत अच्छे हैं? इसमें जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात बोलना जी, चाहूँगी। बिल्कुल। देखिए, मेरा वज़न क्यों बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा, माई बॉडी इज़ नॉट स्टूपिड, इट्स वेरी इंटेलिजेंट। हम अपने शरीर को इतना अब्यूज़ करते हैं, फिर भी हमारा शरीर रोज़ सुबह उठता है, रोज़ सोता है, दिन भर काम करता है, जबकि हम, ऐसा नहीं कि हर आदमी हेल्दी खाना खा रहा है, लोग बहुत गलत भी खा, फिर भी शरीर परफॉर्म करे, बिकॉज इट्स अ वेरी रोबस्ट फिजियोलॉजी। वो तब तक कर रहा है जब तक कि एकदम बिल्कुल बुरी स्थिति ना हो हाँ जाए, जी। फिर भी लेकिन बहुत सालों तक हमारी बॉडी हमें सपोर्ट करती बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ? और ये हम लेकिन अगर किसी का वज़न बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है दैट बॉडी इज़ नाउ गिविंग अप। इसका मतलब जो बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। आप जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं उससे बॉडी अब नहीं मैनेज कर पा रही है। आपका एक
इंसुलिन हार्मोन है जो प्राइमरी हार्मोन है जिसके कारण हम मोटे होते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं कुछ चीज़ होती है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी, चावल, चीनी, मीठी चीज़ें, मीठे फल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब कार्ब्स हैं। जब आप ये खाते हैं बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज बनता है। जितना ग्लूकोज शुगर बनता स्पाइक है जो बोलते हैं, उतना इंसुलिन बनता है। शुगर। इंसुलिन फैट स्टोर करता है, इट्स अ फैट स्टोरिंग हार्मोन। इट कन्वर्ट्स सम ऑफ दैट ग्लूकोज इनटू एनर्जी एंड द रेस्ट ऑफ इट इनटू फैट। तो अगर आपको चाहिए कि आपका वज़न कम हो, पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स एंड कार्ब्स, मतलब रोटी ना खाएं हर वक्त खाने में, या गेहूं ना खाएं, रात के खाने में सिर्फ सब्जियां खा लें, थोड़े नट्स एंड सीड्स खा लें, तो आपने कार्ब्स हटा दें। तो पहली चीज़ जो वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आप खाने में कार्बोहाइड्रेट कितना वो खाएं, हटा दीजिए, क्योंकि वही इंसुलिन को स्पाइक करता है आपके शरीर। ठीक है। सो अभी आपने बताया कि हमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो हटाना चाहिए, हमें क्या क्या लेना चाहिए ये बताइएगा। अच्छा, आप एक अपना क्लासिक लंच देखिए। आपका इंडिया में नॉर्मली हम खाने में क्या खाते हैं, या तो रोटी या चावल, हाँ। उसके साथ एक सब्जी होगी, एक दाल होगी, थोड़ा सैलेड होगा, दही। टिपिकली अगर वेजिटेरियन है बस तो ये ऐसे यही ही होता खाना है, होता है। अब अगर आप इस प्लेट को देखें ना, तो जो एक्चुअली जो लोग एक चेयर पे बैठ के 12 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे काम करें, उनके लिए खाना ठीक नहीं, क्योंकि आधा उस खाने का कार्बोहाइड्रेट है। दाल भी कार्ब है, रोटी अच्छा, दाल भी कार्ब है। हाँ, लोग कहते हैं कि सोचते हैं दाल प्रोटीन है। हाँ, हाँ। हाँ, तो उसमें बहुत ही कम प्रोटीन होता है, होती तो वो मोस्टली कार्ब्स है। तो जितने भी दाल्स, लेंटिल्स, बीन्स, लेग्यूम्स, मिलेट्स, ग्रीन्स होते हैं, ये सब प्राइमरली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके। और ये सिर्फ उसमें ये अच्छा है कि जब आप खड़ी दाल खाते हैं ना, जैसे पूरा चना खा रहे हैं आप, काला चना, अच्छा। या पूरी मूंग खा रहे हैं, तो आप उसको बहुत थोड़ा खाते हैं क्योंकि वो बहुत सैटिएटिंग होता है ना। हाँ। आप कितना चना खा पाएंगे, थोड़ा ही खाते हैं, आपका पेट भर जाता है। तो वो फॉर्म ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली कैसे खाते हैं, हम छिलका वगैरह उतरी हुई दाल खाते हैं जो सिर्फ कार्ब्स बचता है। यानी कि मूंग, अगर मूंग की बात जैसे कि अभी आपने की, तो मूंग दाल अगर हम साबुत खाएं या मूंग दाल का छिलके के साथ वाली दाल खड़ी खाएं, मूंग खाएं, अगर जिसको हम छिलके मट वाली भी दाल बोलते हैं, नहीं होल। मैं आपको बोलना चाहूँगी, इंडिया में ही हम दालें ऐसे खाते हैं। आई एम श्योर आप कभी बाहर ट्रैवल करो, यूरोप जाओ, या मेडिटेरेनियन फूड जिसको बोलते हैं, जिसको बेस्ट माना जाता है दुनिया में, उसमें लोग बीन्स खाते हैं। बीन्स का मतलब पूरा बीन, पूरा, उसको तोड़ के या छिलका उतार के नहीं खाते। अच्छा, तो राजमा चलेगा? हाँ हाँ, राजमा इज़ नॉट द बेस्ट लेंटिल। द बेस्ट लेंटिल इज़ चिकपी, काबुली चना, हरा चना, या जिसको हम ग्रीन ग्राम बोलते हैं, काला चना जिसको हम खाते हैं, लोबिया जो ब्लैक आइड, लोबिया के बारे में पूछने वाली हाँ, हूँ जी। ब्लैक आइड बीन्स, मैंने सुना है कि लोबिया बहुत ही पावरफुल जी, होता है। बहुत पावरफुल। जितनी भी इस तरह की बीन्स हैं ये बहुत इसी तरह और भी कुछ बीन्स हैं। अच्छा, राजमा नहीं, जो कि लोग समझते हैं कि राजमा चावल इज़ द बेस्ट फूड। राजमा आप खा सकते हैं। देखिए, राजमा बहुत इजी होता है खाना, आप बहुत सारा खा सकते हैं। जब भी आप कोई खाने की चीज़ खाएं और आप उसको बहुत क्वांटिटी में खा पा रहे हैं, इसका मतलब उसमें फाइबर और प्रोटीन कम है, तभी आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं दे रहा। अगर किसी खाने में फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा होगा, अपने आप उसको ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई। आप देखिए, रागी की रोटी आप खाएं, सिर्फ रागी की, आप 2 से ज़्यादा खा ही नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि वो टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि टेस्ट है, आपका पेट ही भर जाता है ना। इट इज़ वेरी सैटिएटिंग इन नेचर। एग्जाम्पल दूसरा देती हूँ। सपोज मैं काजू खाऊं स्नैक में, तो कितने खा लूँगी? 10 खा लूँगी, 12 खा लूँगी। अगर मैं बिस्किट खाऊं तो मैं पूरा पैकेट खा सकती हूँ, क्योंकि जो फैट्स होते हैं, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, ये हमें सैटिस्फैक्शन देता है। आपका पेट बिल्कुल भरा हुआ लगता है। तो आप जो कार्ब्स होते हैं, जैसे कि रोटी है, ब्रेड है, चावल है, बिस्किट्स हैं, शुगर है, ये तो आप खाते जाओ, आप कितना भी खा सकते हो। इसका मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन चिकपी, काला चना और लोबिया, खड़ी मूंग दाल। हाँ जी, वेरी नाइस। मोटे अनाज जिसको अब हमारी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, मिलेट्स, बट अच्छे वाले मिलेट्स, ज्वार बाजरा नहीं, जो छोटा मिलेट, कोडो मिलेट, रागी, अमरंथ,
कि बकवीट, ये सारे मिलेट्स जो बहुत फाइबर डेंस मिलेट्स। अच्छा, ये सब रागी बाजरा, मतलब ये जो बाजरा ज्वार ये सब? देखिए, दो तीन ऐसे मिलेट्स हैं जो बहुत कॉमनली इंडिया में खाए जाते हैं, ज्वार, बाजरा और मक्का। हाँ, तो इस पे क्या हाँ, बोले? इस पे ये थोड़े कार्ब डेंस होते हैं, थोड़े कार्ब हाँ। होते हैं। दूसरे वाले जो छोटे मिलेट्स होते हैं ना, जिनकी बहुत छोटे बीज होते हैं, जैसे कि कोडो मिलेट है, फिंगर मिलेट है, रागी है, या फिर हम बकवीट जिसको कुटू बोलते हैं, कुटू। अमरंथ, चौलाई जिसको हम बोलते हैं, ये सारे मिलेट्स ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और इनमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा, दोनों चीज़ें होती है। शुगर स्पाइक नहीं होता होगा? हाँ जी, इतना कार्ब नहीं होता। अभी वही आप अगर मक्का खाएंगे तो एकदम से शुगर, बिकॉज कॉर्न बहुत इजीली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जब कॉर्न, तो कॉर्न हेल्दी होता है क्या? इतना नहीं होता है। अच्छा। आप थोड़ा बहुत बारिश में भुट्टा खा सकते हैं, बट Otherwise कॉर्न ज़्यादा। फ्लावर या कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाना चाहिए। अच्छा, वो नहीं खाना चाहिए। सो अच्छा, अब मैं आऊँगी मिल्क पे। बहुत ज़्यादा मिल्क को लेकर कन्फ्यूज़न है। वेट लॉस में क्या मिल्क मदद करता है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मिल्क जो है, बहुत टाइम से ये भी सुना जा रहा था कि मिल्क का कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ लोग एक वर्ग जो है, मतलब एक जो ग्रुप है, वो कहता है कि मिल्क जो है वो छोड़ देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें कुछ नहीं होता, ना प्रोटीन होता, ना कैल्शियम होता है, बल्कि वो नुकसान करता है आपकी गट को। तो मुझे आप फैक्ट बताइएगा कि मिल्क को लेकर क्या है? क्या वेट लॉस में वो मदद करता है, आपकी गट को अच्छा रखता है? अगर ऐसा है तो हम मिल्क को किस तरह से ऐड करें, किस टाइम हम उसे पिएँ? अगर हम वर्किंग हैं या फिर हम घरेलू महिला हैं, तो उसके लिए बताइएगा। पहले तो मिल्क उतना अच्छा फूड है नहीं जितना हमें बताया गया था कि 2 ग्लास दूध दिन में पी लो तो आपको सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा है? ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब ये ऐसा तो नहीं है। एक परसेप्शन बिल्ड किया गया कि मिल्क बहुत हेल्दी होता है, तो सबको मिल्क बट एक पीना बात चाहिए। बताइए, चलिए यहाँ पर तो ऐसा है। एक मिनट, जी। देखिए, जो आप पहले लोग जो दूध कंज्यूम हाँ, करते एग्जैक्टली, थे मैं और उसी जो पे आ अब रही करते थी। हैं उसमें बहुत फ़र्क है। हाँ। आज से 50 साल पहले भी, ज़्यादा दूर नहीं जाइए, गाय होती थी लोगों के पास 2-3, वो जो दूध देती थी वही लोग कंज्यूम कर लेते, उसी आजकल का दही बना लेते थे, उसी का घी बना लेते थे। अब हम जो दूध लेते हैं वो कमर्शियल डेयरीज से आता है, जहाँ पे 100-200 गायें होती हैं जिनको हार्मोन्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, वो पंप्स लगा के उनसे ज़बरदस्ती दूध निकाला जाता है, हाइब्रिड काउज यूज़ की जाती हैं जो ज़्यादा दूध बनाएं। तो एक तो अनएथिकल तो है ही पूरी तरह से, पूरी तरीके से अनएथिकल है। दूसरा वो दूध नरिशिंग रहा ही नहीं, क्योंकि आपने उसको लिटरली एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया है और आप सारा कुछ गलत कर रहे हो। प्लस फिर वो दूध जब निकल जाता है तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली आपके घर आ जाता है जैसे पहले दूध वाला ले आता था। अब वो दूध किसी फैक्ट्री में जाता है जहाँ पे प्रोसेस होता है। उसको पता है, आपको पता है, जो आप दूध पीते हो पैकेट में जो आता है, जो स्लिम मिल्क और अल्ट्रा स्लिम और फुल फैट क्रीम, आपको पता है ये दूध कैसे बनता है? ये दूध फ्रेश मिल्क नहीं है, पहले ये दूध को ड्राई करके रख लेते हैं। ये रिकम्पोज्ड, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क है। उस ड्राइड पाउडर से फिर जितना आज आपको मिल्क की रिक्वायरमेंट है उतना मिल्क रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और मार्केट्स में सेल किया। मोस्टली ऐसा ही होता है। कुछ लोग ऑफ कोर्स अभी भी फ्रेश मिल्क सेल कर रहे हैं, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये होगी कि डेयरी इंडस्ट्री बन गई है, इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें। अच्छा, उसमें है। अगर आपके घर के पास कोई बंदा है जिसके पास 2-3 गायें हैं, वो उनको नॉर्मल घास खिलाता और है, भरोसा है उस दूध वाले पे भी, और वो उनको कोई प्रोसेस चीज़ नहीं खिला रहा, उनको एंटीबायोटिक्स नहीं दे रहा, हार्मोन्स नहीं दे रहा, और वो ताज़ा दूध दे रहा है, तो वो आप ज़रूर ले सकते हैं, पहली चीज़। बट वो डिफ़िकल्ट है आजकल के ज़माने में। दूसरा, एज यू करेक्टली सेड, मिल्क इज़ नॉट एन एसेंशियल फूड फॉर अस। ऐसा कुछ वो मिल्क आपको नहीं दे रहा जो आप अच्छे मिलेट्स, लेंटिल्स, बीन्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स से नहीं ले सकते। तो इसलिए ज़रूरी नहीं, अगर आपको दूध नहीं सूट करता, आपको परेशानी होती है दूध से, और कोई भी तरह का सिम्टम होता है, या आपका वज़न भी बढ़ रहा है, तो आप दूध, मतलब एज एन अडल्ट यू डोंट नीड इट एट ऑल, वो आप बंद कर सकते हो। उसके कई ऑल्टरनेटिव्स हैं। द थर्ड थिंग अबाउट मिल्क इज़ कि अगर अच्छी क्वालिटी का मिल्क है
तो अगर आप उसको फर्मेंट कर दो, मतलब उसका खट्टा दही बना लो, या आप उसको कर्डल करके हार्ड चीज़, जिसको कॉटेज चीज़ पनीर कहते हैं, वो बना लो, तो वो ऐसा फॉर्म है मिल्क का जो हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा आसान है। दही बना लो या छाछ हाँ, कर लो या फिर अच्छा। पनीर फाड़ लो घर में, और घी तो है ही, बिकॉज हम द शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं उसमें जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। तो ये फॉर्म्स डेयरी के फिर भी अच्छे हैं, बट डायरेक्ट मिल्क थोड़ा मुश्किल है। उसमें एक शुगर होती है लैक्टोज, जिसके लिए एक स्पेशल एंजाइम लैक्टेज चाहिए होती है। कई लोगों में वो एंजाइम ही नहीं होती है। तो वो कैसे पता चलता है कि आप में है कि नहीं है? टेस्ट कर सकते हो, एक बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट है, उससे भी पता हो सकता है कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो कि नहीं इंटॉलरेंट। अच्छा, वो उसका टेस्ट होता है। उसका टेस्ट का नाम क्या है? तो लैक्टेज एंजाइम के लिए आप ब्लड में टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है। अब आपके जीन्स वो एंजाइम बना सकती हैं, क्योंकि वो भी एक प्रोटीन है कि नहीं, वो आप जेनेटिक टेस्टिंग से भी पता कर सकते हो। फूड इंटॉलरेंस टेस्टिंग भी होती है, मतलब आप लैब्स ये बता सकती है कि कौन कौन सा खाना आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा, वो भी आप टेस्ट करा सकते हो। अच्छा, ये जो है इसके लिए जो ये आपने बोला कौन कौन सा खाना, फूड इंटॉलरेंस इसको मतलब अगर ऐसे बोलेंगे तो ये किसी भी लैब में हो जाए। आप किसी भी अच्छी लैब में जाएं, उनको बोलें कि मैं किस किस फूड से इंटॉलरेंट हूँ, कौन कौन सा खाना मैं नहीं डाइजेस्ट कर रही हूँ या मुझे सिम्टम्स दे रहा है, या वो आपको ब्लड सैंपल लेते हैं और वो एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं कि हर फूड से आपका ब्लड में कितना एंटीबॉडीज़ बनता है। अच्छा। उसके बेसिस पे वो दे आर एबल टू टेल यू कि कौन सा फूड। और जब हम ये पता कर लेते हैं ना, तो हमें ये समझ में आता है कि हमारी बॉडी डेयरी नहीं प्रोसेस करी, तो थोड़े दिन के लिए आप उसको बंद कर देंगे ना, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। ओह अच्छा। एक इसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। सपोज ये सोफ़ा है और इसमें एक बड़ा सा पिन निकला है, हाँ, और सपोज इस पिन से मुझे चोट लग जाए, और सपोज रोज मैं इस सोफे पे बैठूँ और रोज मुझे इस पिन से चोट लग जाए, तो वो चोट कभी हील नहीं होगी ना। बैड फूड इज़ ऑल्सो लाइक दैट। आप रोज खा रहे हो, बॉडी कोशिश करिए हील करने की, बट आप क्योंकि रोज वो ऐसी चीज़ खा रहे हो जो आपको कंटिन्यूसली इंजर कर रही है, तो द बॉडी इज़ ऑलवेज इन्फ्लेम्ड। अगर आपको पता है कि ये खाना आपको नहीं सूट करेगा, तो थोड़े दिन, अगर ये पिन को मैं 10-15 दिन हटा दूँ तो वो इंजरी हील हो जाएगी। इसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं, कि वो चीज़ें एलिमिनेट कर दो जो आपके शरीर के साथ, फिजियोलॉजी के साथ जा नहीं रही। ओके। अच्छा, अब मैं जो अभी आपने बताया था कि सीड्स वगैरह, तो वेट लॉस और गट के लिए कौन से बहुत अच्छे सीड्स हैं, उसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं जो लोग बिज़ी शेड्यूल में रहते हैं और उन्हें कंज्यूम करना है, वो कैसे कर सकते हैं फटाफट में? जी, वेट लॉस के लिए 4 बहुत अच्छी चीज़ें हैं अगर आप खाना चाहते हैं। पहला, सब्जियां दबा के खाइए, ऐसे कच्ची खाइए, ग्रिल करके खाइए, सूप बना के खाइए, सब्जियों को आप सॉटे करके खाइए, कभी कभी आप उसका कोफ्ता भी बना के खा सकते हैं। तो सब्जियां। सेकंड जो अच्छी चीज़ है, गुड फैट्स। अब गुड फैट्स आपको मिलते हैं अच्छे नट से और सीड से, और घी और ऑलिव ऑयल और कोकोनट्स, ये गुड फैट्स हैं। तो ये, इनसे वज़न नहीं बढ़ता। लोग सोचते हैं हम काजू खाएंगे तो वज़न बढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ, बिस्किट खाएंगे तो वज़न बढ़ जाएगा, काजू से नहीं बढ़े। अच्छा, ये बताइए, मस्टर्ड ऑयल का नाम आपने नहीं लिया। मस्टर्ड ऑयल भी अच्छा ऑयल है। कच्ची घानी, मतलब कच्ची घानी, हाँ, कच्ची घानी, उसको वो यूपी साइड में काफ़ी चलता है ना, वो कच्ची सरसों को, मतलब रॉ सरसों कोल्ड को प्रेस्ड बोलते हैं ना, पूरा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जिसको बोलते हैं, हाँ, उसको पकाया नहीं जाता है बेसिकली। तो ये सब अच्छे फैट्स हैं। सेकंड गुड फूड फॉर यू इज फैट। इसमें आपने जैसे बोला सीड्स आ जाते हैं। सीड्स और नट्स बहुत पावरफुल फूड्स होते हैं। ना सिर्फ ये हेल्दी हैं, ये न्यूट्रिशनली डेंस भी है। हर तरह का जो मिनरल विटामिन आप ढूंढ रहे हैं, आपको मोस्टली इनमें मिल जाएगा अगर आप थोड़ा फ्रूट और वेजिटेबल साथ में ऐड कर लेते हैं तो। अच्छा। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ना, डिनर में एक बड़ा सा बोल लीजिए, उसमें जो भी आपकी फेवरेट सब्जियां सारी काट के डाल दीजिए। फिर जो आपकी फेवरेट नट्स एंड सीड्स हैं उनको स्लाइटली टोस्ट करके डाल दीजिए। उस पर थोड़ा घी या ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा नमक और काली मिर्च डाल दीजिए, बस वही आपका डिनर होना चाहिए। अच्छा, कच्ची सब्जियां। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कच्ची सब्जियों की भी बात आई, मैंने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा है कि कच्ची सब्जियां जो है बहुत एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें,
तो उसको या तो मतलब हल्का सा उसको स्टीम करके खा सकते हैं, या फिर आप उसे हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली पालक को आप कच्चा नहीं खा सकते, हाँ। लौकी आप कच्चा नहीं खा सकते। जब हम कच्ची सब्जियों की बात करें तो वही सब्जियां जो हम रॉ खा सकते हैं। अच्छा, जो रॉ नहीं खा सकते उनको डेफिनेटली डेफिनेटली करें। बट ओवर कुक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पालक को भून दिया, एकदम थोड़ा भून। सा पका लिया, या मतलब पालक का कोई भी सूप सब्जियां बना जी, लिया। जैसे हाँ जी, परवल मान लीजिए, हाँ परवल हो गया या फिर बीन्स हो गए, जी, ये आप ठीक है, कच्चा नहीं खा ये सकते, कच्चा नहीं, हल्का सा कुक करना लेकिन पड़ेगा। हल्का कुक करें, ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि उसको बहुत टेस्टी बनाने के लिए उसको अच्छी तरह से भून दिया, हाँ उसमें थोड़ा, जी, फिर है ना। उसको ब्राउन कर दिया, फिर उसमें बहुत सारा तेल डाल दिया। ऐसा नहीं ना, मतलब उसको भाई जी। उसको भी स्वादिष्ट नहीं बनाना बहुत, कि आपको एकदम टेस्ट आए। कि Correct. कई बार ऐसा होता है कि वो लगता है कि यार अधकच्ची सी रह गई, इसको थोड़ा और अच्छे से भूनना चाहिए था। तो मतलब वो अधकच्ची वाली ही सही है, जो थोड़ी सी हाँ, कच्ची होती है। थोड़ा सा कुक होना चाहिए। जैसे बीन्स है अगर, तो अगर आप देखें वो सिजलर जैसा मिलता है ना, उसमें थोड़ी सी बस सॉटेड बीन्स हाँ हाँ होती हाँ, हैं, बस। जो क्रंची भी होती हैं साथ हाँ। में और फ्लेवरफुल भी होती है। इनफैक्ट सब्जियों का अपना टेस्ट होता है बहुत अच्छा, बट जब हम उनको ओवर कुक कर देते हैं तो मसालों से ओवर पार हो जाता है, वो एक्चुअल टेस्ट ही उनका लूज हो जाता एक्चुअली जो टेस्ट होता है, करेला वगैरह जो होते हैं, है। करेला को कोई कैसे खा सकता है खाली उसको मतलब बॉईल करके। नहीं, कई लोग बिटर गार्ड बहुत खाते हैं, बट जैसे अ लॉट ऑफ पीपल, अगर आप देखेंगे सर्टन पार्ट्स ऑफ इंडिया ईट अ लॉट ऑफ गार्ड्स, और बिटर गार्ड एक एग्जाम्पल है, करेला एक एग्जाम्पल है। लोग स्नेक गार्ड, चिचिंडा बोलते हैं हिंदी में उसको, तुरई खाते हैं हमारे यहाँ। तो ये बहुत हेल्दी गार्ड्स हैं, बस उसको कम कुक करना चाहिए, कम बहुत cook पकाना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई भी सब्जियां ज़्यादा पकाएं ना। बिल्कुल, न्यूट्रिशनल लॉस तो है ही, बाकी उसमें फिर कुछ बचता नहीं, ना फाइबर बचा है ना न्यूट्रिशन। ठीक है। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी आपने बताया मिलेट्स वगैरह कार्बोहाइड्रेट डालें, तो रोटी और चावल क्या बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि उनका गट जो है वो हेल्दी रहे? क्वेश्चन अच्छा, आंसर तो इसका यस है, बट हर किसी के लिए पूरी तरह छोड़ना पॉसिबल नहीं है। उसको थोड़ा लिमिट में खाएं। हर वक्त 3 टाइम रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है ना आपको। सुबह के नाश्ते में आप, अगर आप नॉन वेज खा सकते हैं तो एग्स और सब्जियां खा लें, एक स्मूदी ले लें, थोड़ा दही ले लें साथ में, बस। ज़रूरी नहीं कि ब्रेड भी खाएं या पराठा भी खाएं। दोपहर के खाने में अगर आप दिन भर डेस्क पे ही बैठे हुए हैं तो थोड़े नट्स खा लें, थोड़ा सा सूप ले लें, थोड़ा सैलड ले लें, या कुछ पनीर ग्रिल करके खा लें। ज़रूरी तो नहीं कि रोटी या चावल ही खाएं। वो हमने, देखिए हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, वहाँ पर रोटी और चावल की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि लोग फिज़िकल काम करते थे, फिजिकल मेहनत काम का, है करते ना? थे, हाँ। तो अगर आप एक्स काम कर रहे हैं तो आप वाई खा सकते हैं। अगर आप एक्स -10 काम करें तो वाई से भी तो 10 माइनस करना पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि पूरे टाइम जिम में जाके बैठे रहेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। सो अभी इनफैक्ट एक स्मॉल थिंग, सिडेंट्री जो वर्ड है ना, सिडेंट्री तो लाइफस्टाइल चल रहा है। ये हमारी ही जनरेशन का प्रॉब्लम है। हमसे 2 जनरेशन पहले कोई भी 10 घंटे एक चेयर पे नहीं बैठा, कभी नहीं बैठता था ना, ये चीज़ तो है। आप ये 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे का जो कल्चर हो गया है ना ऑफिस में, या फिर आप मतलब उसके बाद भी हम गाड़ी में बैठे रहते, फिर हम घर जाके इतने थक जाते हैं, हम टीवी के सामने बैठे रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे प्रोटीन पर मैं आऊँगी कि प्रोटीन जो है वो वेट लॉस के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रोटीन के लिए हम क्या-क्या चीज़ें जो है वो शॉर्ट में बताइए कि छोटी-छोटी चीज़ें हम क्या रख सकते हैं अपने बिज़ी शेड्यूल में, कि हम मतलब हमें वो ध्यान रहे कि भई, क्योंकि जहाँ तक जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने देखा है, उसमें ये कहा जाता है कि प्रोटीन जो है वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी होना चाहिए, आपके वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये भी सुना है, और आपको डिनर में भी होना चाहिए, आपको लंच में भी होना चाहिए, और अगर हो सके तो स्नैक्स में भी हो तो चलेगा। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न है, कई बार ऐसा होता है कि आपको ब्रेकफास्ट में नहीं मिला तो आपने उसको डिनर में पूरा, मतलब लंच में पूरा कर लिया या डिनर में पूरा कर लिया। क्या मतलब तीनों में रहना ज़रूरी है, और अगर रहना ज़रूरी है तो उसके कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो ईजी हो। पहली चीज़, जितना प्रोटीन को पे तमाशा है और बहुत ज़्यादा है, उतना है नहीं। इनफैक्ट सॉरी टू से, कई लोग प्रोटीन खाने में खा नहीं पाते, तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत आसान तरीका है प्रोटीन सप्लीमेंट बेचने का। क्योंकि ये काफ़ी अजीब बात है, क्योंकि कल तक अभी तक इसके बारे में कोई बात नहीं करता था। आज इंडिया में कहा जा रहा है कि प्रोटीन के इतने सारे लोग मतलब इसके डिफिशिएंट काफ़ी ज़्यादा। हर आदमी को प्रोटीन सप्लीमेंट बेचना है ना, चाहे वो जिम जा रहा हो बंदा, चाहे वो एल्डरली हो, सबको बोला जा रहा है कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट खाइए। क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में टू बी ट्रू इतना प्रोटीन, हम मीट ईटर्स नहीं है ना, हम बड़े चंक्स ऑफ मीट नहीं खाते, तो हम
प्रोटीन के सोर्सेज लिमिटेड है हमारी डाइट में, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है हम प्रोटीन नहीं खा पा रहे हैं, चलो 2 चम्मच प्रोटीन डब्बे में से खा लेते हैं। बट ये बहुत ही अच्छा प्लॉय है लोगों को एक तरह से अपना प्रोटीन सप्लीमेंट बेचने का। बट एक चीज़ और है, जैसे कि अभी आपने ये जो सप्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं, शायद ये प्रोटीन जो होते हैं जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट, ये शायद गट को भी खराब करते हैं, बहुत नुकसानदेह जी, तो वो मैं थोड़ा सा बताइएगा। पहली चीज़ तो इसको बाद में आते हैं, पहले प्रोटीन आप पहले नॉर्मल खाने में प्रोटीन खा सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश की बात है। एक बार बताइएगा। पहले सबसे अगर आप डेयरी के कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे हमने बात की ग्रीक योगर्ट, हंग कर्ड, पनीर, हार्ड चीज़, जो अच्छी क्वालिटी का हार्ड चीज़, ये प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं। उसके अलावा अगर आप एग्स खा सकते हैं, चीज़ स्लाइस नहीं है, देखिए वो जो कमर्शियल चीज़ है वो तो शायद चीज़ है भी नहीं, टू बी ट्रू। वो इतनी सस्ती मिलती है, आप बताइए चीज़ अपने घर में भी आप बनाएंगे पनीर, तो 1 किलो दूध की इतनी सी पनीर बनती है। वो तो पता नहीं क्या है। प्रॉपर हार्ड चीज़ जैसे स्विस चीज़ या इटालियन चीज़, या अगर नहीं है तो घर का बना हुआ पनीर भी चीज़ है। जैसे जो हम लोग अगर बाई चांस, जैसे अभी आपने ये कहा कि चीज़ स्लाइस ठीक नहीं, तो हम क्या ले सकते हैं? तो घर का बना हुआ पनीर, ठीक है, हंग कर्ड, मतलब दही को टांग देते हैं ना, तो हंग कर्ड जो बनता है, या फिर ग्रीक योगर्ट जिसको हम बोलते हैं वो ले। और ग्रीक योगर्ट जो है वो हम बाजार से ले सकते हैं, प्लेन ग्रीक योगर्ट, प्लेन फ्लेवर्ड नहीं। हाँ, कई लोगों मैंगो फ्लेवर बट ले सकते हैं ना। हाँ, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप एग्स खा सकते हैं तो होल एग्स येलो के साथ 2 से 3 ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें, गुड क्वालिटी एग्स, सफ़ेद अंडे नहीं, जिनको हम देसी अंडा बोलते हैं ना। अच्छा, वो हाँ, फ्री रेंज। बट कई बार वो उसका स्वाद लोगों को अच्छा तभी एक्चुअली वही एग का स्वाद होता है। ये तो जो बाहर सफ़ेद अंडे मिल रहे हैं, ये तो फर्टिलाइज्ड एग ही नहीं है, इसीलिए इनमें कोई स्वाद ही नहीं होता है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है आप कुछ भी, बिकॉज उसमें कोई टेस्ट या फ्लेवर नहीं होता ना। तो लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, गर्म तासीर उसकी होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उससे प्रॉब्लम होती है कि नहीं? नहीं, कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, बट गुड क्वालिटी एग्स जो अच्छे ब्राउन देसी अंडे होते हैं, 2 या 3 खा सकते हैं, और येलो के साथ बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन। कुछ लोग कहते हैं कि येलो हटा दो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। वो बहुत लोग कहते हैं। इट्स रियली सैड, बिकॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द एग इज़ द येलो, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। वाइट इज जस्ट प्रोटीन, येलो में जिंक, मैग्नीशियम, गुड क्वालिटी ऑफ इवन B12 भी बोलते हैं बहुत अच्छा, कुछ फॉलिक एसिड, सब कुछ पाया जाता है उसमें। तो एग्स ले सकते हैं। बाकी अगर आप मीट नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ सब्जियों में भी प्रोटीन होता है, आपको पता है, जैसे कि मोरिंगा, ड्रम स्टिक जिसको हम बोलते हैं, कमल ककड़ी, लोटस स्टेम जिसको हम बोलते हैं, वो प्रोटीन में डेंस है। क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पालक, इन सब में भी प्रोटीन पाया जाता है। नट्स एंड सीड्स बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज, जैसे ब्राज़ील नट्स, मैकेडेमिया, पीकन्स, वॉलनट्स, इनमें बहुत प्रोटीन होता है और बहुत गुड क्वालिटी प्रोटीन। अच्छा, वॉलनट में भी जी। और लेंटिल्स एंड बीन्स, स्प्लिट दालें नहीं, खड़ी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, खड़ी दालें और मोटा अनाज, अगेन मिलेट, रागी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। ऐसे कई सारे मिलेट्स में प्रोटीन पाया जाता है। तो एक्चुअली अगर आप ICMR की गाइडलाइन देखेंगे, इट सेज दैट फॉर अ नॉर्मल पर्सन, अगर आप वेट लिफ्टिंग वगैरह बहुत करें तो अलग बात, बट अ नॉर्मल पर्सन रिक्वायर्स अराउंड 0.5 to 0.8 ग्राम्स पर kg। अगर मेरा वज़न 60 किलो है तो मुझे करीब 40 से 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर मैं नट्स एंड सीड्स खा लूँ, थोड़ा बहुत दही और पनीर खा लूँ, 1-2 एग्स खा लूँ, कुछ वेजिटेबल्स खा लूँ और 1-आध लेंटिल खा लूँ, तो मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आराम से पूरी हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि अभी आपने बताया कि इतनी वेट के हिसाब से होता है, तो एक मेरा सवाल ये है कि अगर ये वेट के अकॉर्डिंग होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ही मील में हम उसे कंप्लीट कर लें? जैसे मान लीजिए, कर सकते हैं ना? देखिए, जब लोग ये बोलते हैं कि हर खाने में प्रोटीन है, वो इसलिए बोलते हैं जिससे आप हर खाने में बस चावल और दाल और रोटी ना खाते रहें। अच्छा, इसलिए द एम्फेसिस इज कि आप प्रोटीन खाएं, सब्जी खाएं, हर खाने में वेजिटेबल्स होनी चाहिए, हर खाने में प्रोटीन, तब वो न्यूट्रिशनली डेंस होगा। नहीं तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि रोटी और कुछ खा लिया तो उसमें प्रोटीन नहीं मिलता, इसलिए। बट आप बैलेंस तरीके से खाएंगे तो प्रोटीन अपने आप इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो जैसे ऑफिस वगैरह में हम हैं और उस टाइम मंचिंग कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह से भी कई बार खाने का कुछ मन करता है, थोड़ा वर्क प्रेशर हो जाता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं?
वेट भी ना बढ़े, सबसे बड़ा सवाल यही है। अबाउट ईटिंग इज माइंडफुलनेस। एक वर्ड बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। जी। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि आप कुछ खा रहे हो तो ऐसा नहीं कि बस, देखिए आप अगर मेट्रो में बैठ के कुछ खा रहे हो, गाड़ी में बैठ के कुछ खा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप माइंडलेसली खा रहे हो। आपको एक सेटिंग में खाना चाहिए जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ होता था। चलिए अभी आप बिजी हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, जो भी खाना खाते हो टीवी देख के मत खाओ, फ़ोन चला के मत खाओ, तो अपने आप बेटर खाना खाओगे। मंचिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। हाँ, इट्स एडल्ट्स को मंचिंग नहीं करनी चाहिए। और कई बार जस्ट टू से दिस, हमें भूख नहीं लगी होती, हमें प्यास लगी होती है। हमारी बॉडी, हम पता है हमारे ब्रेन में थर्स्ट और हंगर का सटाइटी सिग्नल्स अलग नहीं है। तो Same. आपको, हाँ, कई बार आप पता है अगर आपको मंच करने का मन हो, आप 2 ग्लास पानी पी लो, आपको रियलाइज़ होगा कि आपको सिर्फ प्यास ही लगी थी, आपको भूख थी नहीं, बट आपने कॉफ़ी और कुकी तब तक खा लिया था। कई बार ऐसा ही होता है। हाँ जी। हाँ जी। सो अभी अब मेंटल हेल्थ वाले पे भी थोड़ा सा आएंगे। मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस एंड नींद वगैरह, इन सब पे भी थोड़ा सा बताइएगा कि कितना ज़्यादा प्रभावित करते हैं ये गट हेल्थ को, और आपके वेट लॉस की जर्नी को परेशान करते हैं, तो कैसे ठीक करें इसे? पहले तो सन एक्सपोजर की बात कर लेते हैं। वन ऑफ द 2 प्रॉब्लम्स दैट आवर जनरेशन इज सीइंग इज, पहला गलत नींद, और नींद का टाइमिंग भी गलत हो गया, और नींद भी कम हो गई। जितना हमें सोना चाहिए हम उतना सोते नहीं, क्योंकि हर वक्त हमारे पास एक्सेस होता है इंटरनेट का। तो नींद और सन एक्सपोजर, ये 2 चीज़ें आई थिंक हर आदमी को सोचना चाहिए आज, कि हम धूप में निकल ही नहीं रहे, बिल्कुल हमें धूप ही नहीं लग रही, जबकि हम लगा के निकलेंगे, SPF लगा के निकलते हैं लोग। ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, वी वर सपोज टू बी इन द सन, है ना, और हमारे हमसे पहले सब लोग धूप में। तो ये 2 चीज़ें करेंगे। आपको पता है जब आप सुबह सुबह अपने शरीर को बाहर ले जाते हैं, तो सूरज निकलने से पहले ब्लू लाइट होती है। वो जो ब्लू लाइट होती है वो आपके शरीर में इंसुलिन और कॉर्टिजोल बनाती है। जो ब्लू लाइट होती है शुरू सुबह, जो सूरज निकलने से पहले, डॉन जिसको हम बोलते हैं, उसके पहले जो लाइट होती है उसको ब्लू लाइट, वही लाइट हमारे फ़ोन स्क्रीन्स में भी होती है, जो हमें रात में हम यूज़ करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली हमें सुबह सुबह ये लाइट चाहिए। अच्छा, ब्लू लाइट जो है वो, हाँ। और वो अगर आप अपनी बॉडी को अर्ली मॉर्निंग सन से एक्सपोज करते हैं, जो अगेन हमारे फोरफादर्स करते थे ना, वो सूर्य को जल चढ़ाते थे सुबह सुबह, तो वो एक तरीका है अपनी बॉडी के हार्मोन्स को नॉर्मली अलाइन करने का। आपकी नींद भी बेटर होगी, आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपका कॉर्टिजोल प्रोडक्शन भी अप्रोप्रिएट होगा, आपका इंसुलिन का सेंसिटिविटी, ये टाइम वही होता है सुबह 6 बजे, और सर्दियों में चेंज हो जाता है, जिसको इसका एक कुछ वर्ड भी होता है, ब्रह्म मुहूर्त या कुछ बोलते हैं, विच इज़ द टाइम बिटवीन 4 AM to 6 AM। हाँ, यही होता है जी। जब इसको हम हिंदी में इसको पहला पहर भी कहते हैं, पहला पहर। हाँ। और हम तो कभी जगते ही नहीं, हम सो पहले पहर में तो हमारी दूसरी एकदम ऐसा लगता है कि पहले ही पहर में सारी नींद आ जाएगी। वो ही टाइम है जब हमें उठ के खुद को नेचर और सन से एक्सपोज करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और ऑफिस वाले लोग जो हैं वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करें, ये बताइए। क्योंकि वो घर जाके ना फिर उनको लगता है मैं इतना काम करके आया हूँ, अब जब तक मैं 2 घंटे नेटफ्लिक्स नहीं देखूंगा तब तक मैं रिलैक्स कैसे फील करूँगा। तो चुपचाप आके सो जाओ, खाना खा के सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, बाहर जाके चल के आएँ, थोड़ा डीप ब्रीदिंग, आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी पूरी। सो अब मैं जानना चाहूँगी, जो अभी जो ऑफिस गोइंग की बात कर रही थी, वेट लॉस की बात कर रही थी, हेल्दी गट की बात कर रही थी, तो मुझे अब बताइएगा कि कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स जो कि बिज़ी लाइफ वाले जो हैं लोग कर सकते हैं, जिसमें से आपकी लाइफस्टाइल आ गई, जो भी है उसमें आपका जो है वो वॉकिंग हो गया या फिर कोई एक्सरसाइजेज हो गए, वो सब मुझे बताइएगा पूरा। 3 टिप्स पहले खाने को लेकर देना चाहूँगी। पहला टिप, सूर्यास्त के बाद हो सके तो ना खाएं, हो सके तो सूरज ढलने के बाद खाना ना खाएं। अपने खाने को 7 साढ़े 7 बजे तक खा लें, और आपके खाने और सोने में 3 घंटे का गैप हो, जिससे जो भी आप खाते हैं वो आपके शरीर में शुगर या किसी फॉर्म में घूमता ना रहे, पूरी तरह डाइजेस्ट। जो लोग 8 साढ़े 8 9 बजे जो लेट घर पहुँच रहे हैं, वो फिर अपने खाने को बहुत लाइट रखें। फिर उस समय दबा के रोटी पराठे ना खाएं, सब्जियां खाएं, थोड़े बहुत नट्स खाएं, थोड़ा दही वगैरह ले लें। उस खाने को बिल्कुल रात में हम दही ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। रात में हम आइसक्रीम तो खा लेते हैं, पर दही खाने से डरते हैं। इट्स जस्ट अ परसेप्शन। ओके।
तो अगर आप लेट पहुंच रहे हैं 8 बजे के बाद, तो आप फिर अपने डिनर को लाइटेस्ट रखें। हमने पहले भी सुना था ना, ईट डिनर लाइक अ पॉपर, है ना। तो वो पहला टिप यही है कि जल्दी खाएं, या अगर रात में देर से खा रहे हैं तो बहुत हल्का खाएं। दूसरा टिप यही है कि बार बार नहीं खाएं। The worst advice that was given to us was small frequent meals, कि हर 2 घंटे में कुछ खाएं। वो सबसे गलत एडवाइस, क्योंकि हाँ ये बीच में काफ़ी हो रहा था कि आप हमें एक्चुअली हम पहले सुनते थे ना 2 स्क्वायर मील्स, 2 वक्त की रोटी। हमारे शरीर को 2 या 3 बार खाना चाहिए। तो सेकंड टिप ये है कि कोशिश करें 2 या 3 बार खाएं। एक बार सुबह खाएं, एक बार शाम को खाएं, और दिन में थोड़ा सा आप खा सकते हैं, उसके बीच में जिप इट। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि सुबह मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट कर लिया, आप उसे ब्रंच की तरह कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा लेट कर लें आप उसको, 10-11 बजे कर लें। अच्छा। और फिर उसके बाद दोपहर में थोड़ा सा खा लें, और रात को जल्दी खा लें। तो आप कम टाइम में भी खा रहे हैं, जिससे आपको फास्टिंग विंडो मिलता है, और आप कई बार नहीं खा रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो एक वर्ड है, वो क्या मतलब, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है? कैसे? अभी मान लीजिए जैसे कि जो 8 बजे पहुंच रहा है, उसके लिए आप एक बार ईटिंग विंडो सेट करिए। आप 8 बजे घर पहुंच रहे हैं, हाथ धो के खाना खा लें 8:30 बजे। ठीक है। सुबह उठ के ऑफिस चले जाएं, जब भूख लगे तो अपना ब्रेकफास्ट कैरी करके ले जाएं, खा लें। जरूरी थोड़ी है कि उठते ही खा के चलिए, कुछ काम तो करिए, फिर तो खाइए। ये बात भी सही है। तो मुझे ऑप्शन बताइए, हेल्दी ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पहले ये सब बताने के बाद थर्ड चीज़ ये है कि खाने में क्या खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। हम सिर्फ कैलोरीज की बात करते हैं, जो बहुत आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। मैं एक बर्गर खाऊं तो भी 500 किलो कैलोरी है, और मैं एक बोल नट्स एंड सीड्स खाऊं तो भी 500 किलो कैलोरी है। बट डिफरेंट फूड है कम्प्लीटली, उसका इम्पैक्ट मेरे शरीर पर डिफरेंट है। तो कैलोरी पे ना जाए, क्वालिटी ऑफ फूड पे जाए। खाने में सब्जियां ज़्यादा हो, नट्स एंड सीड्स हो, गुड फैट्स हो, थोड़ा प्रोटीन हो, फाइबर हो, खाना प्रोसेस नहीं हो, टिंड नहीं हो, कैंड नहीं हो, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड नहीं हो। ये बेसिक चीज़ें हैं खाने के बारे में जो आपको देखनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैं फ्रिज में जो है वो बहुत ज़्यादा कचरा होता है। कई बार फ्रिज में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी रख देते हैं जो कि नहीं खाने का होता है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। तो गट फ्रेंडली और वेट लॉस के लिए ऐसी कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें रखनी चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें तुरंत निकाल देनी चाहिए? हाँ, पहले तो हमारे देश में बहुत गरीबी है, बहुत लोगों के पास खाने को नहीं है। तो अगर आपका फ्रिज ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जो आपको नहीं खानी चाहिए, तो जिसके पास खाने को नहीं है, आप पहले तो उनको दे दीजिए। और मेरा ये मतलब नहीं कि आप खराब खाना नहीं, मतलब अच्छा हो। हाँ, लेकिन आपको इतनी खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप प्लीज़, अगर है एक्स्ट्रा चीज़ें, एग्स है, बटर है, ये सब आप दे सकते हैं। दूसरी चीज़, जो चीज़ें रखनी चाहिए, जैसे आपने बोला, मुझे लगता है 4-5 चीज़ें रखनी चाहिए। पहले अपने फ्रिज में एक बड़े पतीले में सूप बना लें सब्जियों का। हफ्ते भर चलता है वो। एक बार बना लिया संडे को, और फिर आपको जब शाम को खाना खाने से पहले उसको अच्छे से गर्म करके पी लें। आपका आधा पेट तो मतलब उसको एक हफ्ते के लिए बना के रख सकते हैं। हाँ, अच्छे से, मतलब अगर वो पका हुआ है, आपने सूप सब सब्जियां डाल के, क्योंकि हर रोज इतना टाइम नहीं होता। एग्जैक्टली, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। दूसरी चीज़ जो आपको रखनी चाहिए, घर का बना हुआ दही और पनीर हमेशा अपने घर में रखें। घर का बना हुआ जितना हो सके, अगर नहीं हो सकता है तो थोड़ा क्लीन पनीर और दही लाने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ जो आपको अपने फ्रिज में रखनी चाहिए, टोस्टेड नट्स और सीड्स को टोस्ट करके एक डब्बे में रख लें। बिल्कुल क्रिस्प रहते हैं, फ्रिज में क्रिस्प रहते हैं, तो खाने में भी बहुत मज़ा आता है उनको। चौथा जो आपको रखना चाहिए, फर्मेंटेड फूड, जैसे कांजी, काली गाजर की, या घर की बने हुए किमची होता है कि आपने कैबेज का किमची बना ली। इस तरीके फर्मेंटेड फूड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें लाइव बैक्टीरिया होता है, जो आप रोज़ नहीं बना सकते। एक बार बनाया तो वो 15 दिन चलेगा, तो उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। और आई थिंक लास्ट थिंग जो आपको अपने फ्रिज में रखनी चाहिए, वो ऐसी डिप्स रखनी चाहिए जिससे आप सब्जियां खा सकें। जैसे थोड़ा हमस रखें, थोड़ा हमस चलेगा, थोड़ा हंकर्ड का डिप रखें, थोड़ा गुआकामोले, इस तरह की डिप्स रखें। हेल्दी, या पुदीने की चटनी रखें। तो अगर आपको शाम को भूख लगी है तो आप खीरा काटें और फिर वो हमस के साथ आप उसको खाएं। तो हमस जो है वो घर पे तो पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत बन भी जाता है। हाँ, बट लेकिन वो बाहर से ले सकते हैं। हाँ, क्या ध्यान दें? कोई हमस डब्बा बन तो जो आता है, आई एम सॉरी टू से, उसमें तो वो ऑलिव ऑयल यूज़ भी नहीं करते, पता नहीं क्या ऑयल यूज़। तो इससे अच्छा खुद ही बना लो। या तो खुद बनाए, या आप ऐसी जगह से
सोर्स करें जहाँ आपको पता नहीं हमस बन सकता, कोई बात नहीं, हंकर डिप तो बन सकती है ना घर में, पुदीने की चटनी तो बन सकती है, हाँ, वो तो टमाटर बन की सकती चटनी है। तो बन सकती है ना। सो अब सप्लीमेंट्स पे आएंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्स जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, हर कोई सप्लीमेंट पे जा रहा है क्योंकि लगता है कि उससे पूरा नहीं हो पा रहा है। सो क्या गट हेल्थ के लिए या फिर वेट लॉस के लिए सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, और अगर लेने चाहिए तो कौन कौन से वो टॉप सप्लीमेंट्स हैं जिसको हम ले सकते हैं? दूसरी एक और सवाल कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो क्या देख के लेना चाहिए जब हम अगर कोई सप्लीमेंट खरीदने जाते हैं, किस तरीके से कंज्यूम करें? पहला डिस्क्लेमर देना चाहूँगी मैं, जी। सप्लीमेंट OTC प्रोडक्ट नहीं है। आप जाकर के दुकान से प्रोबायोटिक खरीद के अगर खुद खा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं आपको क्या प्रोबायोटिक एक्चुअली खाना चाहिए, कितना डोजेज खाना है, किस टाइम खाना चाहिए, कितने दिन खाना चाहिए, वो काउंटर प्रोडक्टिव ही है। तो ये OTC प्रोडक्ट नहीं है। अगर आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना है तो या तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए या आप किसी ऐसे इंसान से बात करें जो इसके बारे में, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट हो या आपके डॉक्टर हो, जो आपको सही डोजेज, अमाउंट और प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द सप्लीमेंट बता ठीक है, सके। पहली चीज़। दूसरा, सप्लीमेंट्स आर नॉट अ बिग नो। ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट नहीं ले सकते, ज़रूर ले सकते हैं आप सप्लीमेंट, बट ये सोचना कि मैं हर वक्त बाहर से ऑर्डर करके खाना खा लूँगा और फिर बी कॉम्प्लेक्स भी ले लूँगा और विटामिन्स भी ले लूँगा, दैट इज़ नॉट द वे हाउ यू सप्लीमेंट्स। आपको कोई मार्क्ड डेफिशिएंसी है तो आप ज़रूर लें, या आप अगर कोई प्रेग्नेंट है या छोटा बच्चा है या एल्डरली पर्सन है जिनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर सप्लीमेंट यूज़ करें। बट आप कचरा खा के उस गैप को सप्लीमेंट से क्लोज करने की कोशिश करें, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। बट हाँ, आजकल जैसे लेडीज़, विमेन में बहुत अनीमिया है, बहुत कॉमन है, फॉलिक एसिड की कमी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप फॉलिक एसिड, आयरन, या आपको विटामिन डी की कमी है, आजकल तो विटामिन डी और आपका ये B12 बहुत ज़्यादा कम देखा जा रहा है, क्योंकि हम बाहर धूप में जाते नहीं ना, तो अब आप ले सकते हैं। लेकिन आई विल रिपीट, ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज सप्लीमेंट्स आर अवेलेबल आप कुछ भी करें, धूप में ना जाएं, कुछ भी खाएं और सप्लीमेंट से काम हो जाएगा। इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। हाँ, थोड़ा आप स्टॉप गैप सोल्यूशन कर सकते हैं उससे। अच्छा। और स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशंस में ज़रूर सब सप्लीमेंट यूज़ होते हैं। बाय देयर इज़ अ प्रेग्नेंट वुमन, देयर इज़ अ यंग गर्ल, देयर इज़ अ एल्डरली पर्सन, तो डेफिनेटली वो काम आते हैं सप्लीमेंट्स। अच्छा, और जो भी जैसे कि अभी आपने खाने से बहुत सारा कुछ आप कहते हो कि खाने से चीज़ें आप उसे लो, खाने से ही चीज़ें मिलेंगी, आप ज़्यादा सप्लीमेंट नहीं करो। तो कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो एकदम मस्त गट फ्रेंडली हैं, तो और गट फ्रेंडली भी हैं और क्या कहते हैं कि आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे हैं? तो सबसे अच्छे 5 फूड के नाम बताइएगा जो एकदम गट फ्रेंडली अच्छे हों, सुपर फूड जिसको बोल सकते हैं। 5 भी बता सकते हैं, 10 भी बता दीजिए, जितना ज़्यादा बताएंगे। सबसे पहले तो गुड फैट्स, आई विल रिपीट, बिकॉज फैट्स में फैट क्या होता है, कुछ अच्छे ऐसे फैट्स होते हैं जिनमें देयर समथिंग कॉल्ड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये वो होते हैं जो हमारे गट के बैक्टीरिया को इम्प्रूव करते हैं। तो गुड फैट वो आपके गट की स्टमक को के लाइनिंग को भी इम्प्रूव करता है। वाटर, लॉट ऑफ पीपल मिस आउट, क्योंकि हर वक्त AC में रहते हैं, हम भूल जाते हैं पानी पीना। आपको पता है जो हमारी गट की लाइनिंग होती है उसमें 80% म्यूकस पानी से बनता है, तो अगर पानी नहीं पिएंगे तो ऑब्वियसली आपके गट को नुकसान होगा। तीसरा, जितना आप खा सकें फाइबर, फाइबर आपको सब्जियों से मिल जाता है, लेंटिल से, मिलेट से मिल जाता है। फाइबर खाते हैं तो वो बल्क ऐड करता है, आपको सटाइटी देता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लिवर को हेल्प करता है। देन फोर्थ फूड वुड बी, आई थिंक, नट्स एंड सीड्स भी अगेन सेड, एंड फिफ्थ फूड वुड बी, आई थिंक, अपने घर का बना हुआ कोई भी हेल्दी सूप या ब्रॉथ, या अगर अपने घर में पॉरिज बना है, इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। गट के लिए बेसिकली वही चीज़ें खानी चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट हो, जिनमें गुड फाइबर हो, जिनमें हल्का थोड़ा प्रोटीन हो, गुड फैट्स हो, और जो ऑल्सो हो सके तो फर्मेंटेड हो, कभी कभी मेन फर्मेंटेड। हाँ, जो हम बिल्कुल नहीं खाते, हमने बिल्कुल छोड़ दिया। आपको पता है आज से 2 जनरेशन्स पहले तक लोग फर्मेंटेड फूड खाते, घर का बना हुआ अचार खाते थे। उसके अलावा अगर आप
साउथ ईस्ट एशिया जाएं, अगर कोरिया, जापान, चाइना, इन कंट्रीज़ में देखें तो वो हर चीज़ को फर्मेंट करके खाते हैं, सब्जियों को, फलों को। हाँ, एक और चीज़ था जो कि मैंने एक और बहुत ज़्यादा उसमें मैंने रील्स में भी देखा कि जो मतलब चावल होते हैं उस चावल में को हाँ, पानी में डाल correct, देते हैं एंड उसको बाहर रखते हैं correct, और फिर बाद में उसमें दही डालते हैं एंड डाल ऑल के, ये हाँ। सब चीज़ें। क्योंकि आप कुक्ड राइस को जब बाहर छोड़ देते हो ना 24 घंटे के लिए पानी, गर्म पानी डाल के, तो बैक्टीरिया उस पे मल्टीप्लाई, तो वो प्रोबायोटिक बन जाता है, फर्मेंटेड फूड बन जाता इवन है। रोटी को भी कहते हैं कि बासी रोटी खाइए। हाँ, वो रेजिस्टेंट स्टार्च का जो अच्छा। कॉन्सेप्ट है वो होता है उसमें। अगर आप बासी चावल और रोटी को फ्रिज में रख देंगे फिर हल्का गर्म करके खाएंगे तो वो बेटर होती है, वो डायरेक्टली शुगर को स्पाइक नहीं ओह, करती। अच्छा वो बेटर होती है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मैं फटाफट से पूछना चाहूँगी, लास्ट ही है, कुछ घरेलू उपाय जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वेट लॉस के लिए गट भी अच्छी रहे, जैसे कि हल्दी, अजवाइन, सबका पानी वगैरह लोग पीते हैं और 32 बार खाने की बात करते हैं कि 32 बार आप चू करके चबा के खाएं, ठीक है। जो देसी आजकल नुस्खे चल रहे हैं वेट लॉस के लिए, ये सब ज़रा बताइएगा कि क्या ये सब यूज़ कर सकते हैं? 4-5 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ तो सिट्रस चीज़ें, नींबू और एप्पल साइडर विनेगर बहुत इफेक्टिव होता है। आप नींबू पानी में डाल के 2-3 बार पियेंगे, आपकी भूख ही बहुत कम हो जाती है। इट्स ग्रेट फॉर यू। और एप्पल साइडर विनेगर और लेमन, इसको आप पानी में डाल के एक 1-2 बार जरूर एक साथ पिए या फिर अलग? एक साथ नहीं, मतलब मैं बोली इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप दिन में 2-3 बार अगर पी लेंगे, बहुत आपके गट के लिए हेल्दी होता है। अच्छा, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, प्लस आपको भूख कम लगती है। आप नींबू पानी पी के देखिए, आपको भूख आपके एप्पल साइडर विनेगर से तो सच में फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप एक बार मॉर्निंग में भी पी लीजिए जी, तो मैंने भी देखा है कि उससे तो कम हो जाता है, भूख बिल्कुल। उससे कम होती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आई थिंक हम बात कर रहे हैं घरेलू नुस्खों की, तो ये हो गया। दूसरा जैसा आपने बोला स्पाइसेस, कुछ स्पाइसेस हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, जैसे कि दालचीनी हो गई, मेथी दाना हो गया, ये सब है, काला जीरा हो गया, सौंफ हो गई, कैरम सीड्स, अजवाइन जिनको हम बोलते हैं, ये सब आपको अपने खाने में भी डालनी चाहिए। और अगर आपको और भी बेनिफिट चाहिए तो आप इनको गर्म पानी में डाल के काढ़ा जैसा बना के 1-2 बार पी लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद अच्छा, होता है। मतलब ये चीज़ें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सब बकवास चीज़ें होती है, बट नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। ओवर द इयर्स हम तो इसको सर्दी, खांसी, जुकाम में भी यूज़ करते हैं। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर आप इस बात को कह रही हैं तो ये काफ़ी पावरफुल होगा, है ना? बिल्कुल, ये स्टडीड है, ऐसा कोई हमें अपने मन से नहीं, इट्स ऑल क्लिनिकली रिसर्च्ड एंड प्रूवन। थर्ड चीज़ आई थिंक इज़ आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स, मैं इसको रिपीट करना चाहिए, हम अपने घर में ना पहले सब्जियों को पिकल किया करते थे। जो भी सीजनल सब्जी आती थी उसे लेते उसको सिर्फ थोड़ा तेल और बहुत कम मसालों में उसका अचार बनाते थे, जिसको जो नॉर्मल प्रोबायोटिक होता है, जैसे कभी कच्चे आम का बना दिया, नींबू का बना दिया, शलगम का बना दिया, वो ज़रूर बनाए, जो भी सीजनल वेजिटेबल आ रही है वो। आई थिंक फोर्थ थिंग वुड बी कि आप बीच में ना, अगर आपको भूख लगती है, अगर खाने की आपको लग रहा है लंच और डिनर के बीच में मैं क्या खाऊं, मुझे कुछ खाना है, तो इजी वे टू मैनेज दैट नुस्खा वुड बी कि आप ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी, इसको 1-2 बार पी लें, अच्छी क्वालिटी, वो डिप वाला नहीं, अच्छी वाली ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी। ये क्या करती है ना, बिकॉज caffeine and tannins is able to line our stomach, it is able to reduce our hunger hormone। तो ये आप थोड़ा थोड़ा सिप करते रहेंगे तो आप unnecessary snacking नहीं करेंगे जो आप कर लेते हैं। एंड लास्ट वुड बी, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वुड बी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल, हम लोग इसको 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं, जापानीज़ इसको यूज़ करते हैं। ये क्या जब करते आप हैं? खाना खा रहे हैं, जब आपका पेट आधा से ज़्यादा भर जाए तो आप खाने को थोड़ी देर छोड़ के देखें कि आपको एक्चुअली और खाने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि जो सेटाइटी है ना, उसको 10-15 मिनट लगते हैं आपके शरीर को समझने में कि आपका भर गया है कि नहीं। बट तब तक हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें कब भूख लगी, हमारा कब पेट भर गया। वो जो बेसिक हमारी बॉडी की सिग्नलिंग है, उसी को हम रिस्पेक्ट नहीं करते। कई बार हमें भूख नहीं लगी होती, बट बिकॉज लंच टाइम है तो हम लंच खा लेते हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भूख लगे तभी खाओ। बिल्कुल, आपकी बॉडी को बताने तो दो कि आपको भूख है। अगर आपको दर्द नहीं होगा, पेन किलर थोड़ी खाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर 1 बजे लंच है तो करना ही है। और दूसरा ये बात भी सेटाइटी, सही है। कई बार हम खाते रहते हैं, हम अपने शरीर को मौका ही नहीं देते कि वो हमें बताए कि इतना खाना काफ़ी है। यू नो, हम ग्लटनी, इंग्लिश में एक वर्ड होता है, इट्स सपोज टू बी ए कार्डिनल सिन।
जैसे ग्रीड होती है वैसे ग्लटनी मतलब एक डिज़ायर टू ईट अ लॉट, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सिन। और एक्चुअली हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है उसमें बोलते थे फ्रूगैलिटी ऑफ फूड, जितना आप कम खाएंगे, आयुर्वेदा कहता है आप आधा पेट खाना खाइए, 2 ही बार खाइए। योगी वही होता है जो 1 बार या 2 बार दिन में खाता है, उसके बाद आप भोगी हो जाते हो, हाँ। यू नो। सो ये द बेसिक प्रिंसिपल्स है। उसके लिए हमें अपने थोड़े इंटेलिजेंस और दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज अब घर में पिज़्ज़ा है तो आपको खाना है, नहीं खाइए, आप मत खाइए अगर आपको नहीं फ़ायदा कर रहा है। अच्छा ये बताइए, जो रात को अजीबोगरीब टाइम पे भूख लगती है कई बारी, तो बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे होते हैं कि रात को बिंज ईटिंग, इससे कैसे बचा जाए? और ये जो चीनी और शुगर का जो मैटर है, मतलब शुगर कैसे छोड़ा जाए, मतलब शुगर और नमक को तो कम खाया जाए, कैसे कम खाते हैं वो तो एक बार बता दीजिएगा। ये जितनी भी बातें हैं ना, चाहे वो बिंज ईटिंग हो, चाहे एक्सेस शुगर या सॉल्ट या कोई भी चीज़, ये सब इवेंचुअली यहाँ पर है। अगर मैं चाहूँ तो पहाड़ भी चढ़ सकती हूँ, नहीं चाहूँ तो सीढ़ियाँ। तो कैसे उसको ठीक करें? कुछ लोग चाह के भी नहीं कर पाते। नहीं, पूरी तरह से नहीं चाहते ना। अच्छा, यू हैव टू, इट इज़ अ प्रैक्टिस। ईटिंग healthy food is a practice you have to develop, which our ancestors did. They developed a practice of fasting, eating only. हमने अपने घरों में देखा है ना, हमारे अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हफ्ते में 2 बार एक ही टाइम खाते थे ना। खाते थे, बिल्कुल। हम क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते, हम पूरी कोशिश नहीं करते ना। हम आधी कोशिश करते हैं और कहते हैं हमसे नहीं होता। इट इज़ ऑल इन द माइंड। आप अपने शरीर को जो बोलेंगे, शरीर वो करने में समर्थ है, बट आपको वो कोशिश तो करनी पड़ेगी। पर फिर भी कई बार ऐसे शुगर की जो क्रेविंग होती है, हाँ, उसको शुगर कैसे की ट्रीट करें? क्रेविंग इसलिए भी होती है क्योंकि आप शुगर खा रहे हैं। जितना आप शुगर खाएंगे उतना ही शुगर आपके शरीर में बढ़ेगा, उतना ही इंसुलिन बढ़ेगा। इंसुलिन इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट मोर हंगर इन द बॉडी। शुगर क्रैश होगी, फिर आपको शुगर खानी है, तो कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा। तो यू हैव टू ब्रेक दैट साइकिल। ठीक है, शुरुआत कैसे करें वो भी फटाफट बता दीजिए। शुरुआत ऐसे ही करें कि आप डिसाइड कर लें कि मैं 3 बार खाऊंगा और मैं रात को 7-8 बजे के बाद नहीं खाऊंगी। 1 हफ्ते मुश्किल होगा, अगले हफ्ते यू रियलाइज कि आपको आदत पड़ गई है। सिर्फ 1 हफ्ते? हो सकता है 2 हफ्ते। ठीक है। सो इतनी सारी बातें आपने बताई गट हेल्थ से रिलेटेड, गट को कैसे ठीक करें बिजी शेड्यूल में, प्लस वेट लॉस जो है वो कैसे करें, ये भी आपने बताया। कैसे दोनों लिंक हैं ये भी आपने बताया। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को इतना मतलब जानकारी से भरा बनाने के लिए। सो ये जो पॉडकास्ट है ये आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने बात की है वेट लॉस के बारे में, और सबसे बड़ी बात ये है कि गट फ्रेंडली वेट लॉस कैसे हो उसके बारे में भी आपको बताया है। साथ ही साथ कैसे बिजी शेड्यूल में आप अपने वेट लॉस जर्नी को कायम रख सकते हैं बिना ब्लोटिंग के, बिना इनडाइजेशन के। ये सब चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं, बस आपको थोड़ी सी जो है वो मशक्क़त तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी है वो। तो उसके लिए आपको बस छोटी सी शुरुआत करनी है। शुरुआत कैसे करनी है वो तो आप सबने सुना ही। इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इसके जो शॉर्ट्स हैं वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, वो उसे भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी हम इसे शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर लेकर आते हैं आपके लिए हमेशा ही हर शुक्रवार हेल्दी पॉडकास्ट, जिसमें बहुत सारी बातें आपको बताते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।